पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए तीन चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए, कॉइल या कंडक्टर चाहिए, दूसरा फील्ड होना चाहिए और तीसरा इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, कॉइल या कंडक्टर होना चाहिए और इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट स्टेशनरी है और कौन सा पार्ट मूवेबल है, इस आधार पर हम लोग देखे थे कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको दो भाग में बांटे थे, एक स्टेशनरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, कॉइल या कंडक्टर मूव करता है और फील्ड स्टेशनरी रहता है, यानी फील्ड रुका हुआ रहता है और कॉइल या कंडक्टर मूव करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं जैसे ये दोनों फिगर सेम ही चीज़ है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरह से मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स नीचे आएगा, देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर फ्लक्स आएगा। तो ये दोनों के बीच, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये स्टेशनरी रखा हुआ है और इसके बीच में, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे फ्लक्स आ रहा, तो परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे इस तरह से फ्लक्स आ रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को इसमें मूव कर रहे हैं। अगर कंडक्टर को मूव करेंगे तो चेंजिंग फ्लक्स इसको कट करेगा। जैसे मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो ये दोनों हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखे, यानी फील्ड स्टेशनरी है इस केस में, और क्या कर रहे हैं, बीच में हम कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। बीच में क्या करा रहे हैं हम लोग, कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। तो देखिए सेम फिगर को इसमें देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऊपर से फ्लक्स नीचे आ रहा। सेम फिगर को हम लोग क्या किए, सेम फिगर को इधर से हम लोग सामने से देख रहे हैं, जैसे इस तरह से मैग्नेट रखा हुआ है, तो सामने से देख रहे हैं तो ये फिगर बना। इसको हम लोग क्या किए कि ऊपर से देखिए, टॉप व्यू देखिए, तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। फील्ड जो है ऊपर से अगर देखेंगे तो जिस प्लेन में ये फिगर बनेगा उस प्लेन में, फिर आप लोगों को पता होगा कि जब भी जिस प्लेन में हम लोग फील्ड या करंट को देखना चाह रहे हैं, अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर में फील्ड या करंट जाएगा तो उसको हम लोग दो तरह से दिखाते हैं, या तो डॉट से दिखाते हैं या तो क्रॉस से दिखाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जिस फील्ड में हमको दिखाना है उस फील्ड के परपेंडिकुलर अगर करंट या फील्ड का वैल्यू हो, डायरेक्शन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डॉट से दिखाएंगे या तो क्रॉस से दिखाएंगे। तो डॉट से कब दिखाते थे और क्रॉस से कब दिखाते थे, तो आप लोग को बताए थे कि जैसे ये फील्ड है, ये बोर्ड है, ये फील्ड है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, मतलब फील्ड जो प्लेन है उसको में अंदर की ओर जा रहा है फील्ड। जैसे देखिए इसमें अंदर की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग क्रॉस से दिखाएंगे। और वही परपेंडिकुलर ही हो लेकिन फील्ड से बाहर निकलेगा, यानी प्लेन से बाहर निकलेगा, फ्रॉम द प्लेन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या से दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। और इनटू द प्लेन रहेगा, जैसे ये मान रहे हैं हम लोग बोर्ड को प्लेन मान रहे हैं, अगर इनटू द बोर्ड है यानी इनटू द प्लेन है तो उसको क्रॉस से दिखाएंगे, और फ्रॉम द बोर्ड है यानी फ्रॉम द प्लेन है तो उसको डॉट से दिखाएंगे। तब लोग क्या बता रहे हैं कि इस फिगर को यहाँ पर कैसे बनाए हम लोग। जैसे बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बीच में हम लोग कंडक्टर को घुमा रहे हैं। बीच में देखिए, बीच में हम लोग कंडक्टर को रख रहे हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच में कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस फिगर को ऊपर से देखिए, तो ऊपर से देखेंगे तो अगर इसको, जैसे ये रखा हुआ है तो इसको कुछ ऊपर से देखेंगे तो यही बनेगा। जैसे ऊपर से देख रहे हैं तो इस प्लेन में बनेगा, तो इस प्लेन को हमको इसको ऊपर बनाना है तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर देंगे। देखिए तो ये ऊपर से आ रहा है फील्ड नीचे की ओर, अगर हम नीचे प्लेन ले लें, ऊपर से देखेंगे तो इस प्लेन में बनेगा ना, तो इसको हम प्लेन मान रहे हैं, तो इसको ऊपर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, फील्ड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो फील्ड को क्रॉस से दिखाएंगे, तो फील्ड को क्रॉस से दिखाए हैं। और देखिए कंडक्टर को इस तरह से रखे हुए थे, इस तरह से मूव करा रहे थे, तो कंडक्टर को जब ऊपर से देखेंगे तो कंडक्टर ऐसा नजर आएगा। देखिए तो कंडक्टर इस तरह से नजर आएगा, तो इसी फिगर को हम लोग इस तरह से दिखा दिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसको हमको निकालना है। कि देखिए
क्या बोल रहे हैं कि ये v वेलोसिटी से, ये जो कंडक्टर है इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसको हम लोग ऊपर से देखें तो इस तरह से बन गया। तो इसमें भी हम लोग दिखाए कि v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये कंडक्टर फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये फील्ड का जो डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं कि b डेंसिटी है फील्ड का, जो फील्ड का डेंसिटी है वो b है, b वेबर पर मीटर स्क्वायर। फील्ड का डेंसिटी क्या है? b वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बोल रहे हैं कि कोई समय t में, टाइम t में, इन टाइम t क्या बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि t टाइम में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मूव करवे करेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि t टाइम में मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस तय करता है, t टाइम में ये x डिस्टेंस मूव करता है। इन t टाइम क्या बोल रहे हैं कि मूव x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस मूव किया। तो देखिए, और ये कंडक्टर का लंबाई हम लोग मान लेते हैं l, कंडक्टर का लंबाई मान लेते हैं l। l क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसका लंबाई हम लोग मान रहे हैं l। क्या मान रहे हैं? इसका लंबाई l। तब बताइए तो, ये कंडक्टर का लंबाई l है, ये कंडक्टर का लंबाई l है और मूव किया x, मूव किया कुछ दूरी x। तो बताइए तो यहां से यहां मूव किया तो ये कितना एरिया को कवर किया? यहां से यहां मूव किया, इसका लंबाई l है और x डिस्टेंस मूव किया, तो ये कितना एरिया कवर किया? तो बोलेंगे एरिया स्वेप्ट बाय कंडक्टर या कवर बाय कंडक्टर। क्या लिखेंगे? स्वेप्ट या कवर बाय कंडक्टर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका लंबाई l है और इतना दूरी तय किया है, तो एरिया कितना हो जाएगा? l गुने x हो जाएगा। देखिए तो l गुने x हो जाएगा। अब इसका फ्लक्स डेंसिटी b है, तो हम बोले इसका फ्लक्स डेंसिटी b है और एरिया निकल के आ रहा है lx, एरिया का निकल कर आ रहा है lx। तो हम बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर को कितना फ्लक्स कट किया होगा, तो हम निकालना चाह रहे हैं फ्लक्स कट बाय कंडक्टर। फ्लक्स कट बाय कंडक्टर क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। देखिए तो बी का वैल्यू हम लोग माने हैं बी और एरिया निकाल कर लाए हैं एल गुने एक्स, तो फ्लक्स कितना आया? एल एक्स। अब हम लोग बोल रहे हैं फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू इसमें कितना होगा? फ्लक्स लिंकेज साई, तो साई इक्वल टू क्या होता है? एन फाई। साई इक्वल टू क्या होता है? एन फाई। हम लोग यहाँ ये वो कंडक्टर में लिए हैं, तो एक कंडक्टर लिए हैं यानी एन का वैल्यू यहाँ हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा साई इक्वल टू 5 हो जाएगा। साई इक्वल टू 5 हो जाएगा क्योंकि एन इक्वल टू 1 है और फाई इक्वल टू कितना निकल के आया है? फाई इक्वल टू बी एल एक्स। अब हम लोग जानते हैं फैराडे के सेकंड नियम से, क्या जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर या कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स। तो वहां से हम लोग देखे थे कि फार्मूला निकल कर आया था ईएमएफ के लिए, E इक्वल टू एन डी फाई बटा डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ एन का वैल्यू तो 1 है, एन का वैल्यू 1 है ना, तो देखिए फाई का वैल्यू कितना निकल के आया? बी एल एक्स। तो हम यहाँ पुट करते हैं, तो E इक्वल टू बी एल एक्स और पूरा को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए तो जो टाइम का फंक्शन होगा वह उसी को ना हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बी और एल निकल जाएगा। ये देखिए बी जो है फ्लक्स डेंसिटी वो तो कांस्टेंट है और ये लंबाई है कंडक्टर का, ये भी कांस्टेंट रहेगा। चेंज कौन कर रहा है यहाँ पर? वैरी कौन कर रहा है? ये डिस्टेंस वैरी कर रहा है। समय के साथ क्या वैरी कर रहा है? जो वैरी करता है उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो समय के साथ क्या वैरी कर रहा है? ये जो डिस्टेंस में वैरी कर रहा, तो बी और एल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, देखिए तो E इक्वल टू लिख सकते हैं बी एल और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx बटा dt। अब बताइए टी टाइम में
ये जो कंडक्टर को हम क्या बोले थे, यहाँ देखिए, इन टी टाइम एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो टी टाइम में एक्स डिस्टेंस कवर किया, कोई भी बॉडी है, हम बोल रहे हैं कि टी टाइम में एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो हम बोलेंगे तो एक्स बटा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बटा टी को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। टी टाइम में एक्स डिस्टेंस टाइम तय किया तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे बोल रहे हैं कि टी टाइम में एक्स डिस्टेंस तय किया तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस तय करेगा, एक्स बाई टी, और जो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस तय करता है उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई टी, वी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई टी। और देखिए तो इसी को लिख सकते हैं v इक्वल टू एक्स बाई टी, लेकिन इसी को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। देखिए तो डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। बोल रहे हैं टी टाइम में एक्स डिस्टेंस तय करेगा तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस तय करेगा, एक्स बाई टी। तो जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस तय करता है उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। तो देखिए तो एक्स बाई टी आ गया वेलोसिटी, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर आपको डी एक्स बाई डी टी नजर आ रहा है, तो हम ई इक्वल टू लिख देंगे बी एल, और डी एक्स बाई डी टी है उसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी को लिख सकते हैं वेलोसिटी। यहाँ से आपको फार्मूला निकल करके आया, यानी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होगा E इक्वल टू कितना होगा, बी एल भी, E इक्वल टू बी एल भी। ई कब आया है ये वैल्यू, ये वैल्यू तब आया है, ये वैल्यू तब आया है जब हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं, कंडक्टर को फील्ड के परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अगर हम इसी को परपेंडिकुलर ना लेते, जैसे हम बोल देते कि ये फील्ड था, ये फील्ड है और इसका जो वेलोसिटी है वो कुछ फील्ड के जैसे, फील्ड नीचे आ रहा है तो हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं कि परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इसमें अगर हम परपेंडिकुलर ना कह करके हम बोल देते कुछ एंगल थीटा से मूव कर रहा है, कुछ एंगल थीटा से मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका दो कंपोनेंट होता, एक कंपोनेंट होता भी साइन थीटा और एक कंपोनेंट होता भी कॉस थीटा। तो जो भी साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर ये तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा था तब ना ई का वैल्यू आया, अगर वही सन एंगल थीटा से मूव करेगा तो उस कंडीशन में जो ई का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा बी एल भी साइन थीटा, क्योंकि जो साइन थीटा का कंपोनेंट होगा वही परपेंडिकुलर होगा। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझिए, ये साइन थीटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो देखिए थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री लिए हैं, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लिए हैं तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया, तो ई इक्वल टू इतना निकल के आया। यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब इसको एक बार फिर से समझते हैं, इसको फिर से समझते हैं। क्या बताएं कि हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखिए ये नॉर्थ पोल है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल का ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो फ्लक्स यानी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे होगा। और इसके बीच में देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, एज्यूम कीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंडक्टर को इधर से इधर मूव करा रहे हैं, यानी कंडक्टर को परपेंडिकुलरली मूव करा रहे हैं, फील्ड के परपेंडिकुलरली। देखिए ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, बीच में हम लोग कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। तो इधर से देखेंगे तो फिगर कुछ इसी प्रकार बनेगा, कंडक्टर का सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, थोड़ा सा पोर्शन ये वाला दिखेगा सामने से। तो हम लोग कंडक्टर को दिखा दे रहे हैं और दिखाए हैं कि इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसी को हम लोग क्या किए, इसी फिगर को ऊपर से देख करके बनाए। तो ऊपर से देख करके बनाए तो हम लोग सिर्फ फील्ड को देख रहे हैं, सिर्फ फील्ड को देख रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग बीच से काट करके इतना दूर देखें कि फील्ड इतना दूर काट के देख रहे हैं, देखिए इस फील्ड को काट के देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं इस फील्ड को काट करके और यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। तो देखिए तो कैसा बनेगा फिगर, यहाँ पर देखेंगे ऊपर से तो कैसा नजर आएगा, ऊपर से देखेंगे तो इस प्लेन के लिए मान लीजिए कि इस प्लेन में फिगर बन रहा है, तो इस प्लेन में देखिए तो ऊपर से आ रहा है फील्ड ऊपर से आ करके और इसमें जा रहा है, इस प्लेन में इन कर रहा है। तो जब भी अंदर प्लेन में इन करता है फील्ड या करंट तो उसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। तो क्रॉस से दिखा दिए। और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो कंडक्टर ऊपर से देख रहे हैं तो इस प्लेन में देखिएगा तो कंडक्टर ऐसे नजर आएगा। देखिए तो इस तरह से है, तो यही प्लेन में देखिए, ये प्लेन को हम उलट देते हैं ऐसे तो कंडक्टर इस तरह से नजर आएगा। देखिए तो इस तरह से नजर आया और ये वेलोसिटी का इधर वेलोसिटी कर रहा था तो
वेलोसिटी को इधर दिखा दिए, देखिए ये प्लेन था, इसको इस तरह से किए और ये वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में कर रहा। अब हम लोग निकाल रहे हैं इसका डेरिवेशन। बोल रहे हैं कि एल कंडक्टर का लंबाई है, एल कंडक्टर का लंबाई है और भी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, भी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम क्या बोले कि टी टाइम में मूव कर रहा है तो उस डिस्टेंस तय करेगा, तो हम बोले कि टी टाइम में एक्स डिस्टेंस मूव किया, इधर मूव कर रहा है तो टी टाइम में यहाँ से कंडक्टर यहाँ चला आया और इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, एक्स, यानी एक्स डिस्टेंस तय किया। तो कितना एरिया वो कवर किया, यानी उस टी टाइम में जो जब एक्स डिस्टेंस तय किया तो कितना एरिया वो कवर किया, एल गुने एक्स एरिया को कवर किया। तो एल गुने एक्स एरिया निकल के आया, तो एल गुने एक्स एरिया को कवर किया तो कितना फ्लक्स को कट किया, तो एरिया में जितना फ्लक्स रहेगा उसी को ना कट करेगा। तो एरिया में फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया में जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको दोनों को गुना कर देंगे। तो फ्लक्स डेंसिटी हम लोग पहले ही मान लिए थे कि फ्लक्स डेंसिटी बी है, तो फ्लक्स डेंसिटी और इस एरिया से गुना कर देंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फ्लक्स निकाले बी गुने ए, तो ए का वैल्यू है एल एक्स, तो बी एल एक्स आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकाले साई यानी फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू निकाले तो एन फाई, तो एन का वैल्यू 1 था तो बी एल एक्स आ गया। अब हम लोग जानते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ से कि जो फैराडे के सेकेंड लॉ से क्या आप लोग फार्मूला निकाले थे, एन डी फाई बाई डी टी, पिछला ही वीडियो में बता चुके हैं कि ई का वैल्यू एन डी फाई बाई डी टी आता है, इससे फैराडे सेकेंड लॉ से आता है। तो एन इक्वल टू इसमें 1 है और फाई का वैल्यू कितना आया है बी एल एक्स, तो फाई के जगह बी एल एक्स लिख दिए, डी और अंदर में लिख दिए बी एल एक्स बाई डी टी। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, जो समय के साथ वैरी करता है, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में हमको ये डिफ्रेंशिएट करना है तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो टाइम के साथ वैरी करेगा उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए एल कंडक्टर का लेंथ है, तो कंडक्टर का लेंथ वैरी कर रहा है, समय के साथ नहीं वैरी कर रहा, साथ ही साथ फ्लक्स है। तो आपको हम शुरू में बता चुके हैं कि फ्लक्स कांस्टेंट है, जब भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बात आएगा तो फ्लक्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और कंडक्टर को मूव करते हैं, यानी फ्लक्स भी कांस्टेंट है और ये एल जो है कंडक्टर का लेंथ है तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी बदलेगा नहीं। तो बदलेगा कौन, एक्स बदलेगा, यानी समय के साथ ये जो दूरी है वो बढ़ते जाएगा। तो समय के साथ कौन चेंज कर रहा है, एक्स चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या किए, बी और एल को निकाल लिए और डी एक्स बाई डी टी लिख दिए। अब डी एक्स बाई डी टी लिखे तो हम लोग बोल रहे हैं कि टी टाइम में एक्स डिस्टेंस तय किया, टी टाइम में एक्स डिस्टेंस तय किया, तो हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं कि एक्स बाई टी जो है वो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा, एक्स बाई टी वेलोसिटी का वैल्यू आएगा और इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। यानी जब डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो हम लोग निकाल के ले चले बी एल भी। तो ये बी एल भी कब आया, जब परपेंडिकुलर था। अब मान लेते हैं कि थीटा एंगल से मूव कर रहा है, when conductor लिख देते हैं, when conductor moves at an angle थीटा डिग्री, तो उस कंडीशन में इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बी एल भी साइन थीटा, जहां बी क्या है फ्लक्स डेंसिटी, एल क्या है कंडक्टर का लेंथ, भी क्या है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो यहां से हम लोग देख लिए कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या निकल के आता है, बी एल भी, और अगर थीटा डिग्री पर है तो बी एल भी साइन थीटा। अब हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसे हम लोग निकाले डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगा कॉइल में उसका डायरेक्शन क्या होगा, कॉइल में करंट फ्लो होगा ना तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसी को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी मध्यमा अंगूठा इसको परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाएं, परस्पर लंबवत इस तरह से फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। अंगूठा कॉइल के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करे, यानी कॉइल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये अंगुली जो है यानी मिडिल फिंगर या मध्यमा जो है वो कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी थ्री फिंगर ऑफ योर राइट हैंड
3 finger of your right hand, forefinger, middle finger, thumb, stretch mutually perpendicular in such a way, forefinger represent the direction of field, forefinger represent the direction of field, thumb represent the direction of motion of conductor या coil, then middle finger give the direction of flow of current। अब इसको दिखाते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि समझ लीजिए कि हम नॉर्थ पोल हैं, ठीक है, हम नॉर्थ पोल हैं और यहाँ पे साउथ पोल रखा हुआ है और इसके बीच में कंडक्टर रखा हुआ है। जैसे देखिए इस तरह से हम नॉर्थ पोल हैं और यहाँ पे साउथ पोल है और बीच में हम लोग क्या रख दिए हैं, बीच में इस कॉइल को रख दिए हैं और कॉइल के मूवमेंट देखिए यहाँ पे दिखाएं, यानी ये जो है उसका शाफ्ट है, तो शाफ्ट इस तरह से मूव करेगा। देखिए कॉइल इस तरह से मूव करेगा, इसमें बीच में दोनों पोल के बीच में इस तरह से मूव करेगा, यानी ए बी वाला पार्ट ऊपर आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि दाहिने हाथ के तीन अंगुली को फैलाना है। देखिए तो ये अंगुली क्या दिखाना चाहिए, फील्ड के डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से फील्ड निकाल के साउथ पोल ले जाएगा, नॉर्थ पोल से निकाल के साउथ पोल में जाएगा। तो देखिए ये अंगुली इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा, ये तर्जनी है। तर्जनी क्या दिखाना चाहिए, तर्जनी यानी फोर फिंगर, ये फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फील्ड के डायरेक्शन को में इसको रख दिए। अब देखिए इसको फील्ड के डायरेक्शन में रख दिए। अब क्या बोल रहा है कि इसको इस तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो ये भी वाला पार्ट देखिए, ये भी वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये भी वाला पार्ट ऊपर आएगा। देखिए तो इसको इस तरह से रख दिए हैं और ए बी वाला पार्ट इधर जाएगा। ए बी के लिए अगर देखें तो इस कंडक्टर का मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। देखिए नहीं, ये ऐसे ना मूव करेगा। ये कॉइल है, इसको बीच में रखा हुआ है, तो इसको बीच से पकड़ लीजिए, इसको बीच से पकड़ लीजिएगा तो ऐसे ही ना मूव करेगा, ऐसे ही मूव करेगा। देखिए तो इसके लिए इस डायरेक्शन में इसको रख दिए हैं, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये नॉर्थ या साउथ है तो ये फील्ड का डायरेक्शन है। और ए बी के लिए देखिए, ये ए बी है, ए बी के लिए देखिए इस तरह से मूव कर रहा है। देखिए तो ए बी के लिए ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। ए बी के लिए देखिए ये ऊपर आ रहा, ऊपर आ रहा। तो इसको इस डायरेक्शन में रख देंगे। देखिए तो ए बी के लिए मूवमेंट का डायरेक्शन यही ना होगा और ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था, तो इसको परपेंडिकुलर करेंगे तो इस डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। देखिए ये फील्ड का डायरेक्शन और ये मूवमेंट का डायरेक्शन, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। अब देखिए तो CD के लिए ये तो ऊपर आ रहा था, ये ऊपर आ रहा था, लेकिन ये क्या है CD वाला पोर्शन, जैसे ये मूव करेगा तो AB ऊपर आएगा तो CD नीचे जाएगा ना। देखिए तो फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा CD के लिए भी, इधर से इधर, नॉर्थ से साउथ। लेकिन इसके लिए देखिए तो कंडक्टर का मूवमेंट का डायरेक्शन इधर नहीं, बाहर की ओर नहीं है। इसके लिए कंडक्टर का मूवमेंट का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा, तो अंदर की ओर हो जाएगा। तो ये देखिए तो मध्यमा जो है यानी मिडिल फिंगर, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर नीचे की ओर दिखा रहा है, तो इसमें कंडक्टर करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा। अब ये जो है ये कम्यूटेटर है, तो ये सब चीज़ आपको नहीं समझना है। इसके लिए आप बस इतना समझ जाइए कि कम्यूटेटर का यूज हम लोग सिर्फ बाहर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको सिर्फ यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए तो इसमें करंट यहाँ से फ्लो होगा इस तरह से लूप अपना पूरा करेगा। क्या हम लोग देखें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज किस लिए करते हैं, जो कॉइल या कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, उसका डायरेक्शन क्या होगा उसको पता लगाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि स्ट्रेच 3 फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, फोरफिंगर, मिडिल फिंगर, थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन सच ए वे, परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन सच ए वे दैट फोरफिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, forefinger represent the direction of field, thumb represent the direction of movement of coil, then middle finger give the direction of flow of current, middle finger give the direction of flow of current।
तो यही था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसको हम लोग देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। और ए बी पार्ट के लिए देखिए, ए बी पार्ट के लिए बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया कंडक्टर के मूवमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया कंडक्टर के मूवमेंट का डायरेक्शन। तो ये जो उंगली है वो करंट के डायरेक्शन को देगा, तो करंट ऊपर हो गया। लेकिन इसके लिए अंदर जा रहा है, ये पार्ट अंदर जा रहा है, तो ये तो यही रह जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन तो यही रह जाएगा, नॉर्थ से साउथ ही रह जाएगा, तो फील्ड का डायरेक्शन यही रह जाएगा। लेकिन कंडक्टर अंदर जाएगा, तो कंडक्टर अंदर जाएगा, तो इसको इस तरह से कर देंगे, तब ये अंगुली यानी मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का नीचे हो जाएगा। यानी इस कंडक्टर के लिए करंट का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, और इस कंडक्टर के लिए करंट का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें भी देखेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप लोग को पहले ही बताए थे कि एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो होता है, उसमें भी दो होता है, मतलब एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही बताए थे कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है कि खुद अपना ही कॉइल का फ्लक्स उसी कॉइल को कट करे और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और एक कॉइल का फ्लक्स यानी एक कॉइल से फ्लक्स प्रोड्यूस होकर के दूसरे कॉइल को कट करेगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे देखिए, ये वी वोल्टेज है और यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस लगा दिए हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए हैं, यानी इसको हम लोग वैरी कर सकते हैं। और ये कॉइल है, तो देखिए यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे तो करंट वैरी होगा, वी आई इक्वल टू वी बाई आर। अगर हम लोग आर को वैरी करेंगे तो करंट वैरी होगा, और जब करंट वैरी होगा देखिए तो फाई इक्वल टू क्या होता है, एन आई बाई एस। यानी अगर फ्लक्स को हम लोग वैरी करेंगे, करंट को हम लोग वैरी करेंगे, इसको वैरी करेंगे तो फ्लक्स वैरी होगा। और जब फ्लक्स वैरी होगा तो यानी समय के साथ फ्लक्स वैरी होगा, तो यानी वैरिंग नेचर का फ्लक्स अब इसको कट करेगा, वैरिंग नेचर का फ्लक्स इसमें आएगा, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। आप लोग को बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है कि कॉइल या कंडक्टर मूव नहीं करेगा, स्थिर रहेगा। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या बोले थे कि उसमें फील्ड कांस्टेंट रहेगा और कॉइल या कंडक्टर मूव करेगा, और इसमें कॉइल या कंडक्टर रुका हुआ रहेगा यानी फिक्स रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स वैरी करेगा। फ्लक्स का नेचर वैरिंग नेचर का होगा। तो देखिए हम लोग कैसे वैरी करा रहे हैं, रेजिस्टेंस को वैरी करा रहे हैं, करंट को वैरी करा रहे हैं, करंट को वैरी होने से फ्लक्स वैरी करेगा, और जब फ्लक्स वैरी करेगा और सेम फ्लक्स इसी कॉइल को कट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फैराडे के नियम से क्या, फैराडे के सेकंड नियम से क्या उसका वैल्यू होगा, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब देखिए तो इसमें जो फ्लक्स, इसे मान लेते हैं फाइव फ्लक्स इसमें कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स इसमें कट कर रहा है वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इस कॉइल में फ्लक्स का वैल्यू किस पे निर्भर करेगा, इससे फ्लो होने वाले करंट पर। यानी बोल सकते हैं कि एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यानी जो इसमें फ्लक्स कट कर रहा है या फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है या फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, वो किस बात पर निर्भर करेगा, इसमें फ्लो होने वाले करंट पर निर्भर करेगा। तो लिख दिए एन फाई, यानी इस फ्लक्स लिंकेज किस पर निर्भर करेगा, इसमें फ्लो होने वाले करंट पर। तो देखिए तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिख सकते हैं आप, एन डी फाई की जगह पर, इस एन डी फाई की जगह पर लिख सकते हैं, यानी एन फाई की जगह पर डी आई बाई डी टी। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एन फाई यानी लिंकेज फ्लक्स, इसमें फ्लो होने वाले करंट पर निर्भर करेगा। तो इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, तो ये दोनों को मिला करके इसको और इसको मिला करके इतना लिख सकते हैं, यानी जो ईएमएफ इसमें होगा
इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में, वो किस बात निर्भर करेगा, इस करंट के समय के साथ जो इस करंट में चेंजिंग आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू के डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से जो के का वैल्यू निकाल के आता है ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। के का वैल्यू जो निकल के आता है वो निकल के आता है एल, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या बोले कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी आया, तो इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग के को पुट किए, तो इस के का वैल्यू जो निकाला गया इस दोनों वैल्यू को पुट करके, तो जो के का वैल्यू आता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल द्वारा। तब हमको सेल्फ इंडक्टेंस यानी इसमें इंड्यूस होने वाले ईएमएफ का वैल्यू हमको निकाल करके आ गया ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और इसमें हम लोग इसके पहले माइनस लगा देंगे लेंज लॉ से। लेंज लॉ तो आपको बताए किए थे कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जिस कारण से इंड्यूस होगा उसका विरोध करेगा। यानी अगर वो बता चुके हैं आप लोग को कि इसमें करंट फ्लो हो, करंट इंक्रीज करेगा तब इसका पोलरिटी कैसा होगा, और करंट डिक्रीज करेगा तब इसका पोलरिटी कैसा होगा। तो पिछला लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आया है सेल्फ इंडक्टेंस, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस क्या होता है। तो किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस वह प्रॉपर्टी होता है जो उस कॉइल में करंट चेंज को विरोध करता है। ध्यान रखिएगा, करंट चेंज बोल रहे हैं, करंट नहीं बोल रहे हैं। यानी उस कॉइल में होने वाले करंट में चेंज को विरोध करता है, करंट को नहीं विरोध करता है। जैसे इससे लगातार 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, जिसे मान लेते हैं कि सर्किट क्लोज है, तो इससे लगातार 5 एम्पियर या कोई कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो उस चीज को विरोध नहीं करेगा कॉइल का इंडक्टेंस। लेकिन अगर इसमें लगातार करंट के मान में यानी मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होगा तो उस चीज को विरोध करेगा। तो कॉइल किसी भी मतलब इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का वह प्रॉपर्टी होता है जो कॉइल में होने वाले करंट चेंज को विरोध करता है, कॉइल में होने वाले करंट चेंज को विरोध करता है। ध्यान रखिएगा, करंट का विरोध नहीं करता, कॉइल में होने वाले करंट में चेंज को विरोध करता है, करंट को विरोध नहीं करता। करंट में चेंज मतलब कॉइल में होने वाले करंट चेंज को विरोध करता है, करंट चेंज को अपोज करता है, करंट को अपोज नहीं करता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग निकालते हैं कॉइल का एक्सप्रेशन निकालते हैं, मतलब कॉइल के इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालते हैं कि इंडक्टेंस हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत निकालें, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो एक तो हम लोग एल यहाँ से निकाल देंगे, एल इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी। एक यहां से निकाल लिए। अब और देखते हैं दूसरा। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दोनों को अगर बराबर करें, क्योंकि दोनों में एक साइड E ही है, यानी ये भी EMF का ही फार्मूला, ये भी EMF का ही फार्मूला है, तो दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए तो एन डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। दोनों में नीचे डी टी है, देखिए यहाँ पे
एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी टी डी टी खत्म हो जाएगा, दोनों में नीचे डी टी है, डी टी डी टी खत्म। तो देखिए तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी आई। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख देंगे एन फाई इज इक्वल टू आई। अगर एक कंडक्टर के लिए निकालना चाहे यानी एन इक्वल टू 1 रख दें, कॉइल में अगर हम एन इक्वल टू 1 रख दें, एक कंडक्टर नहीं कह सकते हैं, एक कॉइल में 2 कंडक्टर होता है, जैसे ये कॉइल है जिसमें 2 कंडक्टर होता है, यानी एक टर्न के लिए निकालना चाहें तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर एन इक्वल टू 1 एल इक्वल टू हो जाएगा 5/i। तो ये दो निकल करके आ गया। अब हम लोग तीसरा एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखिए अगला एक्सप्रेशन निकालते हैं, लेकिन इसको मिटा देते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को सिर्फ कोना में लिख देते हैं, बाकी मिटा देते हैं। एक हम लोग पहला में क्या निकाल कर आए, एल इक्वल टू निकल कर लाए ई बटा डी आई वाई डी टी। दूसरा हम लोग एल इक्वल टू क्या निकाल कर लाए, एन फाई बाई आई। अब देखिए तो दूसरा में हम लोग क्या निकाल कर लाए हैं, एल इक्वल टू एन फाई बाई आई। अब हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू एम एम एफ बटा रिलक्टेंस, फाई इक्वल टू एम एम एफ बटा रिलक्टेंस, यानी एन फाई इक्वल टू एम एम एफ बटा रिलक्टेंस। तो एम एम एफ को क्या लिखते हैं, एन आई, और बटा नीचे आई है, और रिलक्टेंस को क्या से दर्शाते हैं, एस से। देखिए तो क्या था, इतना लिख देंगे, एल इक्वल टू एन फाई बाई आई, एल इक्वल टू इतना हो जाएगा। देखिए एन फाई बाई आई, हम लोग क्या किए हैं कि फाई की जगह पर यानी फ्लक्स की जगह पर क्या लिख दिए हैं, एम एम एफ बटा रिलक्टेंस, एम एम एफ बटा रिलक्टेंस। देखिए तो आई से आई खत्म हो जाएगा, एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई एस, यानी एल इक्वल टू निकल के क्या आ गया, एन स्क्वायर बाई एस। इसको याद रखिएगा, ये तीसरा हो गया। हेलो अब हम लोग चौथा देखते हैं। एल इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, एन स्क्वायर बाई एस। अब एस का वैल्यू पुट कर दीजिए, एल इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एस। एस में क्या होता है, एल, एस इक्वल टू क्या होता है, एल बाई म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए। एस इक्वल टू इतना नहीं होता है, एस इक्वल टू एल बट्टा म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए। एस रिलक्टेंस इक्वल टू इतना होता है ना, एल बाई म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए। तो वही तो लिखे है, तो ये नीचे वाला सब ऊपर चला जाएगा, एकदम ऊपर, तो एकदम ऊपर जाएगा तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए, एन स्क्वायर गुने एन स्क्वायर बाई एल। तो देखिए तो ये चारों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, एक ये एक ये एक ये और एक ये, एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस का 4 फार्मूला देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सारा चीज लिखा हुआ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएगा। ये चारों फार्मूला को ध्यान में रखना है। चारों फार्मूला को देखिए कौन कौन चारों फार्मूला है, एक है एल इक्वल टू ई वाई डी आई वाई डी टी,
एक है एल इजक्वल टू एन फाइव आई आई, एक है एल इजक्वल टू एन स्क्वायर वाई एस, एक है एल इजक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू ए इंटू एन स्क्वायर वाई एल।